नमस्कार बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी फर्स्ट बुक दैट वाज अबाउट द पार्टीशन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड इन दैट बुक वी हैव डन 3 चैप्टर्स जिसमें हमारा पार्टीशन का चैप्टर था, हमारा प्लानिंग कमीशन था, पार्टीज के बारे में था. सो दिस चैप्टर इज टोटली अबाउट द इंडिया एंड द एक्सटर्नल रिलेशंस. सो ये हमने हमारी जो सेकेंड बुक है पॉलिटिकल साइंस की, in that we have studied. So very things are familiar with the particular chapter which we have studied earlier in the contemporary politics. जो हमने पहले पढ़ा है उसमें बहुत सारी चीजें इसमें रिजेंबल करती हैं. So in that way it's very easy to understand about the topic of the chapter. आपको लगेगा आपका रिवीजन हो रहा है. So it's a sort of revision and we will see how the things develop and what sort of relations were developing among the countries. ये countries के बीच में कौन कौन से जो relations थे वो develop हो रहे थे, जो कि हमने पहले देखे थे कि 2 सुपर पावर्स थी. कौन कौन था? US and USSR था. Then NATO and the Versailles Pact that was made. One particular sect that was of America, they were favoring the capitalism and the Russia was favoring the socialism. So in such a manner things were going on and the people were favoring according to the ideologies and they were making the 2 groups, like there was a US and there was USSR. So ऐसे सिनेरियो में हमारे बाकी कंट्रीज से रिलेशन क्या रहे, हमारी पॉलिसीज क्या थी, एक्सटर्नल रिलेशंस होते क्या हैं एंड हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या था, हमने क्या प्लान किया था कि व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड कि हम बाकी कंट्रीज से कैसे रिलेशंस मेंटेन करेंगे एंड अबाउट द नॉन अलाइनमेंट जो कि हमने पहले भी पढ़ा है. So we will start. So see the first topic that is the external relation. External relation किनके साथ में? Relations with other countries. बाकी कंट्रीज के साथ में इंडिया कैसे रहेगा, उसका वे क्या रहेगा, क्या वो हार्मोनियस वे में रहेगा, हैप्पी वे रहेगा या ट्रेड रिलेशंस के लिए अलग होगा, इकोनॉमिक सोशल रिलेशंस कैसे मेंटेन करेगा. अबाउट दैट वी नीड टू मेक अ पॉलिसी. ये सारी चीजें प्लान करने के लिए हमें कुछ हमारी प्लानिंग्स को सर्टेन करना था. तो उस समय का सिनेरियो देखें तो कंट्रीज के भी टाइप्स थे. कुछ कंट्रीज थी हमारी डेवलप्ड और कुछ थी डेवलपिंग जहां पे अभी रिसोर्सेज का पूरा यूज नहीं हो पा रहा. स्टिल दे आर ट्राइंग टू डेवलप देमसेल्व्स एंड टू डेवलप दे आर फुली यूजिंग द रिसोर्सेज का यूज कर लिया है एंड दे आर ऑन द डेवलप्ड टर्म. तो बहुत कम कंट्री जैसे अमेरिका हो गया या आपका फ्रांस हो गया या आपका जापान हो गया, दीज आर द डेवलप्ड कंट्रीज. डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया इज द डेवलपिंग कंट्री. इसके साथ एक और कैटेगरी भी होती है अंडर डेवलप, बिल्कुल डेवलप नहीं हुए. कुछ एरियाज अफ्रीका के हो गए, बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो पाए. तो इन कैटेगरी वाइज डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्रीज, इनसे हम कैसे रिलेशन मेंटेन करेंगे, what will be the criteria of behaving with these particular countries and what will be the scenario, so that we are going to see in this chapter. इस चैप्टर में हम उन्हीं सारे सिनेरियोज की बात करेंगे, इस चैप्टर में हम उन सारे पॉइंट्स की बात करेंगे जो हम बाकी कंट्रीज से कैसे रिलेशंस को मेंटेन करते हैं. तो जो हम बिहेव करते हैं व्हाट वी आर प्रैक्टिसिंग विद अदर कंट्रीज और इन आवर कंट्री, दैट इज बेस्ड ऑन सम नॉर्म्स. किसी नॉर्म पे बेस है. हमने कहा हमें राइट्स मिले हैं, हमें ड्यूटीज मिली हैं, तो कहीं लिखा है, कहाँ लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है. देन वी आर फॉलोइंग दैट, तब हम कर रहे हैं. हमारी कुछ ड्यूटीज है, कहाँ लिखी हुई है? दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में. तो ऐसा ही हम बाकी कंट्रीज से इंटरनेशनल रिलेशंस को कैसे मेंटेन करेंगे. तो अगेन वी आर हैविंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर द स्टेट फॉर मेंटेनिंग एक्सटर्नल रिलेशन. एक्सटर्नल रिलेशन मेंटेन करने के लिए हमने कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमें दिए गए हैं. इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स भी कहते हैं और जो है हमारे आर्टिकल 51 में. Article 51 is telling us about the directive principles of state policy, which is telling about the promotion of international peace and security. International level पर पीस मेंटेन करने के लिए, सिक्योरिटी हमारी कंट्री की बनी रहे, इन मैटर को लेकर हम कैसे बिहेव करेंगे, हमारी पॉलिसीज क्या होंगी, इसके बारे में हमारी
कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ गाइडलाइंस दी गई है। अब देखिए हम वो गाइडलाइंस क्या है। द स्टेट शेल एंडेवर टू, स्टेट क्या करेगा, स्टेट मतलब कंट्री क्या करेगी, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सबसे पहली बात तो ये करेगी इंटरनेशनल लेवल पर पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने का काम करेगी। क्यों इंपॉर्टेंट है पीस? इफ द पीस इज देयर देन एवरी कंट्री कैन डेवलप बाय देयर रिसोर्सेज, बट व्हेन द पीस इज नॉट देयर, वार है, डिस्प्यूट्स है, क्लैशेस चल रहे हैं, देन डेवलपमेंट जो होता है वो उसमें पॉज आ जाता है, डेवलपमेंट नहीं हो पाता। एंड द सिक्योरिटी, इफ द कंट्री इज सिक्योर, आपकी आर्मी, आपकी नेवी, आपकी मिलिट्री बिल्कुल सिक्योर होनी चाहिए। इफ एनीबडी इज गोइंग टू अटैक ऑन यू, यू हैव टू इन द पोजीशन टू डिफेंड योरसेल्फ। आपकी वो पोजीशन, वो स्ट्रांगनेस होनी चाहिए। तो सबसे पहला क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। देन नंबर 2, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन द नेशन। जस्ट रिलेशंस मतलब न्यायपूर्ण तरीके से, किसी को हमें ओवरलैप नहीं करना, डोमिनेट नहीं करना, एक प्रॉपर मैनर में, एक सही तरीके से एथिक्स को लेकर, वैल्यूज को लेकर बाकी कंट्री के साथ में ऑनरेबल रिलेशन जो है वो मेंटेन करने, जिससे सामने वाले कंट्री का रिगार्ड बना रहा है, सम्मान बना है, ह्यूमिलिएट नहीं करना है। एंड व्हाई वी डिड सो, कि व्हेन वी फेस द सेम ह्यूमिलिएशन फ्रॉम द ब्रिटिशर्स व्हेन द इंडिया वाज अ कॉलोनी, तो द थिंग्स वर इन आवर माइंड। जो हमारे प्रोविजंस बने कॉन्स्टिट्यूशन में, जो नॉर्म बने, उसमें इन्फ्लुएंस किसका आया, जो चीज, जो टॉर्चर, जो पर्टिकुलर हमने सहन किया, जो हमको इम्पोज की गई चीज़ें, उनसे हम वैसा हम दूसरों के साथ ना करें। ऐसा करने के लिए ऑनरेबल और जस्ट रिलेशंस बाकी कंट्रीज के साथ में मेंटेन करना है। देन फोस्टर रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन in dealing of organized people with one another। अब क्या करना है, इंटरनेशनल लॉ, जैसे आपने देखा होगा कि जब है ना दो कंट्रीज होती हैं, उनके बीच में ओशन वाटर को लेकर कोई डिस्प्यूट होता है, या ऐसा कोई डिस्प्यूट होता है जो कंट्रीज के बॉर्डर को लेकर होता है, तो इंटरनेशनल लॉ वहां वर्क करता है। इंटरनेशनल लॉ जो कि सारी कंट्रीज पे इंप्लीमेंट करता है। सो उसे फोस्टर करना, उसको प्रमोट करना कि हम उस इंटरनेशनल लॉ का रिगार्ड करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, एंड व्हेन वी आर गोइंग टू डील विद द अदर वंस, वी विल कीप द थिंग्स इन द माइंड कि द थिंग्स शुड बी इन द प्रॉपर नॉर्म्स। प्रॉपर नॉर्म में चीज हो, कोई चीज ओवररूल्ड ना हो, सिस्टमैटिक मैनर में हो, प्लान मैनर में हो, जो प्रिस्क्राइब्ड है वही हो। इसके अलावा ऐसा नहीं कोई भी मन से कुछ भी कर रहा है। सो दीज थिंग्स वी विल कीप इन आवर माइंड। देन encourage settlement of international disputes by arbitration। अब इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स में अपने आप को इन्वॉल्व कैसे करेंगे कि आर्टिब्यूट्स बनके, मतलब आप मीडिएटर बनके, अगर इफ यू आर इन द पोजीशन टू सेटल द डिस्प्यूट, तो आप उसमें अपना इंटरव्यू करके दोनों पर्टिकुलर पार्टीज हैं उनको सेटिस्फैक्टरी वे में आप कन्विंस करेंगे। ऐसा नहीं होगा। देखिए जैसे हमने कहा था कि हमने नाम जो था नॉन अलाइनमेंट था उसको अडॉप्ट किया, तो नॉन अलाइनमेंट का मतलब हमने ये भी नहीं कहा था कि हम न्यूट्रल नहीं है, वी आर नॉट न्यूट्रल, बट व्हेन समथिंग इज गोइंग रॉन्ग देन वी कैन इंटरप्ट इन दैट टू सेटल द डिस्प्यूट। उस डिस्प्यूट को सेटल करने में वी कैन इंटरवीन, उसमें हम इंटरवीन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है वी आर टेकिंग द फेवर ऑफ वन, but whatever is justice, whatever is right, so India is going to present itself in front of the world। अपने आप को जो सही है उसके लिए वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट करना, that should be the main goal। Now see like what the main things were, हम एक बार दोबारा इसको करेंगे। क्या क्या होगा, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, वर्ल्ड वाइड लोगों में उसके लिए एक विश्वास, एक ट्रस्ट क्रिएट करना, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन द नेशंस, लोगों जो पर्टिकुलर नेशंस हैं उनके बीच में जस्ट और ऑनरेबल रिलेशंस को मेंटेन करना, फोस्टर रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इन डीलिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल विद वन अनदर।
जो ट्रीटीज जो होती हैं, जो भी समझौते होते हैं, उनके लिए एक रेस्पेक्ट क्रिएट करना, देन एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। अब आर्बिट्रेशन से, मध्यस्थता से, मिडिल मैन बन के दोनों जो आपके पार्टीज हैं उनके डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में भी इंडिया कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो इन सच अ वे वी कैन सी द सिनेरियो कि अगर हम इन सब का जस्ट करें तो इंडिया क्या चाहता है, व्हाट इंडिया वांट्स ऑन द इंटरनेशनल फोरम, इंडिया वांट टू मेंटेन अ पीसफुल वर्ल्ड, पीसफुल वर्ल्ड मेंटेन करना चाहता है। और उस पीसफुल वर्ल्ड को मेंटेन करने में whatever contribution is required from India, they want to give that. जो भी कंट्रीब्यूशन उस पीसफुल वर्ल्ड को मेंटेन करने में होगा, दे वांट टू गिव दैट, वो उस कंट्रीब्यूशन को देना चाहता है। सो दिस इज द मेन मोटो ऑफ द पर्टिकुलर दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे आर्टिकल 51 में कहे। उस समय हमने पूरा वर्ल्ड सिनेरियो देख लिया था एंड वी सॉ कि व्हाट इंडिया कैन डू इन दैट मैटर, इंडिया उसमें क्या कर सकता है। सो इन सच अ मैनर व्हाट इंडिया कैन डू, इंडिया कैन गिव आवर बेस्ट, हिज बेस्ट कंट्रीब्यूशन, इट्स बेस्ट कंट्रीब्यूशन टू सेट द वर्ल्ड विच इज फुल ऑफ पीस एंड हार्मनी। फिर हम बात करते हैं पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट की हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम पहले भी जान चुके थे कि हम, हमारे देश के जो लीडर्स थे, बाकी ऐसी कंट्रीज जो कॉलोनाइज थी और उनके साथ में the particular dominating country was behaving worstly, so they all were together, they were all were knowing about each other and then they sat together। हमने 5 जो लीडर्स की बात की थी लास्ट चैप्टर में, जब हमने पढ़ा था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जिन्होंने मिलकर नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अडॉप्ट किया और इंडिया वाज पार्ट ऑफ दैट। क्या, यूएस एंड यूएसएसआर, 2 सुपर पावर्स वर देयर, बट we didn't want to be the part of any one super power। तो हमने कहा हम नॉन अलाइनमेंट को फॉलो करेंगे, हम किसी ग्रुप का पार्ट नहीं बनेंगे एंड वी विल हैव अ सेपरेट पॉलिसी फॉर आवर्स एंड इट इज नॉट द वी आर गोइंग टू बी न्यूट्रल, हम न्यूट्रल नहीं बनेंगे, वी आर गोइंग टू बी जुडिशियस फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू, हम हर चीज के लिए जुडिशियस बनेंगे। सो दिस वॉज द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट which was adopted by India and it became very famous in all over the world, and the main motive was the countries which are just free from the colonial rule, they have to be the part of that so that they can groom themselves, वो अपने आप को डेवलप कर पाए। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बट लेट्स रिवाइज ऑल एक्सटर्नल रिलेशंस क्या हैं, रिलेशंस अमंग द कंट्रीज विद द अदर कंट्रीज। कौन सी कंट्रीज हो सकती हैं, वो डेवलप भी हो सकती हैं, वो डेवलपिंग भी हो सकती हैं, वो अंडर डेवलप भी हो सकती हैं। हमने क्या किया इन आर्टिकल 51 वी मेड द प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर व्हाट, टू मेंटेन द रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। हम कैसे करेंगे, हम पीस और हार्मोनी को मेंटेन करेंगे, हम जुडिशियस वे में बिहेव करेंगे, हम ऑनरेबल वे में बिहेव करेंगे, वी विल set the disputes and we will intervene in the judicious manner और हम उसको फेवर करेंगे, हम लॉ एंड ऑर्डर को, इंटरनेशनल लॉ को हम रिगार्ड करेंगे। सो दीज वर द मेन पॉइंट्स। इन मेन पॉइंट्स को लेकर हमारा आगे का सारा इंटरनेशनल रिलेशन प्लान होता है, जिसके अकॉर्डिंग वी मेंटेन आवर ऑल रिलेशन विद द अदर कंट्रीज, जिसके अकॉर्डिंग हम बाकी कंट्रीज से हमारे सारे रिलेशंस को मेंटेन करते हैं। So this was the topic of the book that was like the second book of that, जिसमें हम पार्टीशन की बात करते हैं, इंडियन सिनेरियो की बात करते थे और इसके अलावा हमने अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस किया। नाउ वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक इंडिया एंड द इंटरनेशनल एक्सटर्नल रिलेशंस, जो कि हमारा टॉपिक था कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स का भी। सो उस टॉपिक में से जो सारी चीजें हमने पढ़ चुके हैं, just sort of revision here. The same things you will find here. In next topic you will find about the non-aligned movement. किस पे क्या असर पड़ा, कौन नाराज हुआ, नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी क्या थी, उसकी क्या स्पेशलिटी थी, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। So that's all for the day. Again I will say the same, repeat the same lines that don't forget to read from NCERT. उसमें से आप जरूर पढ़ें because we don't want to miss a single line. In such a time we will find more MCQs in exam. MCQs तब करेक्ट होते हैं जब कंटेंट पे आपका पूरा कमांड होता है, जब आपको सब चीजें क्लियर होती है, देन यू विल बी एबल टू टेक। इट्स नॉट वेरी इजी, इट्स रियली वेरी टफ।
तो you need to understand the things one to one from the book and then I will send the questions from the topic and from the particular CBSE MyGuide. You can see the questions from the chapter. Last के previous board exam में जो भी questions आए हैं आप उनको भी practice करें. So in such a manner you will be able to revise the things in proper way. जो बच्चे daily revision करेंगे they will be able to understand the things in a very easy manner. So that's all for the day. Do revise and don't forget to do your work in your political science notebook. Thank you so much.